रैंसमवेयर एक बड़े फॉर्म में आ रहा है जहाँ पे रैंसमवेयर ना कि सिर्फ आम जनता को अटैक कर रहा है, जैसे कि आपके फ़ोन्स, आपके कंप्यूटर्स को, बट अब घर में फॉर एग्जांपल अगर बात करें आईओटी का अब ज़माना आ गया है तो हर चीज़ में इंटरनेट। अब एक हेल्थ केयर सिस्टम्स की बात करें या आपके फॉर एग्जांपल घर में अगर रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, थर्मोस्टैट है, एयर कंडीशन है, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो अब ये सब चीज़ रैंसमवेयर उन्हें अटैक कर सकता है और बहुत केसेस में ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। कॉर्पोरेट डिफेंसेस लगाते हैं जैसे कि फायरवॉल्स है। फायरवॉल एक आप समझिए एक वर्चुअल वॉल है। हाँ, उनके पास तो पूरी की पूरी टीम होती है, फिर कैसे अटैक हो जाता है? साइबर सिक्योरिटी टीम्स रहती हैं उनके पास, सारी टीम्स रहती है, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर कोई एक एडवांस अब बोले अब तो साइबर क्राइम एज अ सर्विस ऑफर किया जा रहा है हर जगह, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, यानी एक साथ मल्टीपल लोकेशन से एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे अटैक्स होने लगे और वो वेबसाइट फिर आप बोले नेटवर्क ट्रैफिक इंक्रीज हो जाए, हाँ, और वो चोक हो जाए और फिर वो वेबसाइट ऑफलाइन हो जाता है। 2007 में डाई हार्ड 4 में ये चीज़ दिखाया गया था कि ट्रैफिक लाइट्स हैक हो रहा है, एटीसीज हैक हो रहा है, पावर ग्रिड हैक हो रहा है। आज के दिन में ऑल रियल। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ डिजिटलपुर, जहां हम साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा और डिजिटल दुनिया के खतरों पर खुलकर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ हैं मेजर विनीत कुमार, जो साइबर पीस फाउंडेशन के प्रमुख हैं और हमारे देश पर हो रहे साइबर अटैक्स पर गहराई से रिसर्च कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अच्छा, आपकी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि साइबर अटैक के मामले, रैंसमवेयर अटैक के मामले 55% तक बढ़ जाएंगे। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ किस तरीके के अटैक्स हैं इसमें। राइट, तो ये हमारा रिपोर्ट हमने रिलीज़ किया था 2024 में, हमने स्टडी किया था बहुत सारे रैंसमवेयर फोरम्स, डार्क वेब फोरम्स, और इसको स्टडी करके हमने कंपाइल किया था कि ओवरऑल जो 2023 के मुकाबले 2024 में हमने देखा कि 55% ये अटैक बढ़ गए। और अभी अगर बात करें 2025 में तो ये नंबर और स्पाइक हो रहा है। तो रैंसमवेयर एक बड़े फॉर्म में आ रहा है जहाँ पे रैंसमवेयर ना कि सिर्फ आम जनता को अटैक कर रहा है, जैसे कि आपके फ़ोन्स, आपके कंप्यूटर्स को, बट अब घर में फॉर एग्जांपल अगर बात करें आईओटी का अब ज़माना आ गया है तो हर चीज़ में इंटरनेट। अब एक हेल्थ केयर सिस्टम्स की बात करें या आपके फॉर एग्जांपल घर में अगर रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, थर्मोस्टैट है, एयर कंडीशन है, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो अब ये सब चीज़ रैंसमवेयर उन्हें अटैक कर सकता है और बहुत केसेस में ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है जहाँ पे इन आईओटी डिवाइसेस को किया गया। तो ये हमने यही दिखाया कि 2024 में ये बढ़ा है, 2025 में और बढ़ेगा, तो इसे हम बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। रैंसमवेयर एक बड़ा थ्रेट है, इंडिया के नहीं बट ग्लोबली। अच्छा सर, मैं समझना चाहता हूँ आम आदमी के नज़रिए से, जिसको कंप्यूटर की बहुत नॉलेज नहीं है, तो रैंसमवेयर और मैलवेयर क्या है? देखिए, आप कह ले रैंसमवेयर भी एक काइंड ऑफ मैलवेयर है, लेकिन इस वर्ड को अगर ब्रेक कर दूं मैं, रैंसम फिरौती, इसको रैंसम का मतलब होता है फिरौती। तो ये साइबर फिरौती आप कह सकते हैं कि ये रैंसमवेयर जो क्रिएटर्स है ये क्या करते हैं कि आपका कोई भी डिजिटल डिवाइस, आपका चाहे वो आईपैड है या आईफोन है या मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन है, कोई भी क्रॉस प्लेटफॉर्म, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं, क्रॉस प्लेटफॉर्म। इवन आज के दिन में जैसे कि आप सेमी ऑटोनोमस व्हीकल ऑलमोस्ट यूज़ कर रहे हैं, जो नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो रही हैं, तो रैंसमवेयर उन्हें भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये रैंसमवेयर मतलब किस टाइप से अफेक्ट करता है, कैसे ये फिरौती की डिमांड होती है? हाँ, तो एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सडनली आपने जैसे एक नॉर्मल कोई भी आपको किसी ने एक बड़ा अच्छा सा ऑफर दिया कि आप आईफोन 16 प्रो सिर्फ 5,999 इस लिंक पे क्लिक करें। लालच दिया। आप उस लालच के झांसे में आ गए, आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने क्लिक किया ऑटोमेटिकली रैंसमवेयर आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है। और फिर क्या होता है, एक टाइम बॉम्ब के जैसा चलेगा। टाइमर चलेगा, आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप से 10,000 15,000 अमाउंट कुछ भी हो सकता है कि आप इस अमाउंट को आप पे कीजिए, नहीं तो आपके सारा जो भी डेटा है, चाहे फोटोग्राफ्स है, कोई आपने पर्सनल कंटेंट रखा है, या आप जनरली लोग नोटपैड में सारे यूज़र नेम, पासवर्ड्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो ये सारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पहले लिमिट होता था सिर्फ डिस्ट्रॉय करें, आजकल ये लोग बहुत और एडवांस हो गए हैं जी। अब ये क्या करते हैं कि अगर आप बोलते हैं ठीक है आप कर दो, कोई मेरे पास बैकअप है, मैं वापस अपना फोटो ले आऊंगा, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्टडी करते हैं कंटेंट अब कि आपके फ़ोन में अगर कुछ भी ऐसी चीज़
उन्हें मिली जो उनको लगे जिससे आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। जैसे आजकल कपल बहुत सारे सेंसिटिव फोटोग्राफ्स रखते हैं, वीडियोस रखते हैं, उस फोटोग्राफ्स को एक्सेस करके वो इनफैक्ट ये क्रिमिनल ब्लैकमेल करेगा कि ये फोटोग्राफ्स सारे आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, क्योंकि उसके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट भी आपका पड़ा हुआ है, आपके फ्रेंड लिस्ट सब कुछ उसके पास है, वो बोलेगा कि आपके सब फ्रेंड्स के पास ये फोटोग्राफ वीडियो चला जाएगा। तो ये नया तरीका है फिरौती मांगने का। फिरौती मांगे, साइबर फिरौती। अच्छा सर, अगर रैंसमवेयर अटैक हो गया, मैं गलती से उसमें ट्रैप हो गया, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए बचने के लिए? देखिए इसमें क्या है, एक तो है कि आपके फ़ोन में है, इसलिए फ़ोन बहुत ही पर्सनल डिवाइस है, और हम लोग एडवाइस कर सकते हैं एज एक्सपर्ट्स, हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपके फ़ोन में एक इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन एनी टाइम आपका रहना चाहिए, और वो अप टू डेट रहना चाहिए। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ़ोन में इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन रहना चाहिए, ताकि किस तरह का, मतलब कोई ऐसी है पर्टिकुलर एप्लीकेशन? जैसे एक अगर इंडियन एप्लीकेशन की बात करें तो क्विक हील इंटरनेट सिक्योरिटी एक अच्छा एप्लीकेशन है, बट हम लोगों ने लैब्स में टेस्ट किया तो जैसे बिट डिफेंडर एक अच्छा एप्लीकेशन है जिसमें इंटरनेट सिक्योरिटी उनके सिग्नेचर्स और बहुत ही अच्छा, बहुत एडवांस है, जैसा हम कंप्यूटर सिस्टम्स में रखते हैं वैसा ही। वैसे आपको, आप जाएंगे अपने ऐप स्टोर, एंड्रॉइड स्टोर या एप्पल स्टोर पे, वहां पे टाइप करेंगे क्विक हील, या आप टाइप करेंगे बिट डिफेंडर या मैलवेयर बाइट्स, इस तरह के एप्लीकेशन टाइप करें, ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन पॉपअप हो जाएंगे। फ्री भी अवेलेबल है, अगर आप पे नहीं करना चाहते हैं, ऐसे तो हम हाईली रिकमेंड करते हैं लोगों को कि आप 1000 रुपये एक साल के लिए, हार्डली कोई चीज़ है, आप जनरली पिज़्ज़ा बर्गर में एक राउंड में आप ये कर देते हैं, तो आप पेड एप्लीकेशंस लें। बिट डिफेंडर का प्रीमियम जो पेड एडिशन है, 1000 रुपया पे करके उसमें आपको एक सूट ऑफ सर्विसेज आ जाता है, जैसे VPN आ गया उसमें आपका फ़ोन का, इनकेस आपका फ़ोन कहीं गिर गया फॉर एग्जांपल, और उसमें अगेन इस तरह के कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो उस फ़ोन को रिमोटली वाइप किया जा सकता है, और भी इस तरह के कोई भी जो भी मैलवेयर या किसी तरह के इस तरह के वायरसेस अगर फ़ोन में आते हैं तो डिटेक्ट करता है और आपको इमीडिएटली अलर्ट करता है। इवन फिशिंग लिंक, जैसे कि फिशिंग लिंक पे मैंने बताया कि रैंसमवेयर एक लिंक पे, गलत लिंक या एक गलत मैसेज पे रिस्पॉन्ड करने के चलते ये नुकसान हुआ लोगों को, तो उस वैसे लिंक पे वो इमीडिएटली अलर्ट देगा कि ये लिंक सेफ नहीं है आपके लिए। तो इस तरह के एप्लीकेशन होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास एप्लीकेशन नहीं है और आप रैंसमवेयर का शिकार हो गए हैं, तो भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो, अगर रैंसमवेयर पुराना वर्जन का है, क्योंकि इसमें भी बहुत तरह के रैंसमवेयर वेरिएंट्स होते हैं इसमें, तो अब जैसे वायरस के भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं, तो वैसे इसके भी वेरिएंट होते हैं, तो पुराना अगर कोई वेरिएंट है तो उसको कुछ टूल्स के थ्रू आप अपने डेटा को, फ़ोन को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नए फॉर्म ऑफ रैंसमवेयर आ रहे हैं, क्रिमिनल्स नए एन्क्रिप्शन मेथड्स और इसका यूज़ कर रहे हैं, उसको आप खुद से नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको किसी साइबर एक्सपर्ट का, और साइबर एक्सपर्ट का भी इनफैक्ट वो क्या है, ग्लोबल अलायंस बना हुआ है, साइबर पीस भी उसका एक मेंबर है, इसका नाम है ग्लोबल रैंसमवेयर टास्क फोर्स, RTF, जिसमें सारी दुनिया भर की एंटीवायरस कंपनीज, चाहे वो कैस्पर्स की हो या फिर आपको क्विक हील हो, और मैलवेयर बाइट्स हो, इस तरह की कंपनीज एक अलायंस बनाए हुए हैं, और उनका यही काम है कि वो सिग्नेचर्स एक्सचेंज करें, इस तरह के फाइल्स एक्सचेंज करें, और लोग एक दूसरे को मदद करते हैं ताकि लोग का डेटा वापस कराया जा सके। एक वेबसाइट भी है जहाँ पे आप जाके पहले सेफ्टी मेजर एक आम आदमी के हिसाब से रैंसमवेयर अटैक से बचने के लिए एंटीवायरस एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप में डाउनलोड करके रखनी चाहिए। बिल्कुल। अब आते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर पर, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर पर भी बहुत बड़े बड़े हमले हो रहे हैं साइबर अटैक के, बिल्कुल, ठीक है, रैंसमवेयर अटैक के, तो वो कैसे अपने आप को सेफ रखें, और अगर उन पे कोई भी साइबर अटैक ऐसा हो जाता है तो पहला कदम क्या होना चाहिए इससे बचने के लिए? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स देता हूँ। पहला, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, और ये सेक्टर में हर साइज़ का मैं कंसिडर कर रहा हूँ, चाहे एक छोटा स्टार्टअप से एक बड़ी इंडस्ट्री की, मल्टीनेशनल कंपनी की भी बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल इशू वहाँ पे भी है एंड यूज़र, एम्प्लॉय अवेयरनेस बहुत बड़ा इनफैक्ट इशू है, क्योंकि आपने सुना होगा कि ह्यूमंस आर द वीकेस्ट लिंक इन द एंटायर चेन, वो इस पे भी अप्लाई करता है, क्योंकि ज़्यादातर जो अटैक होते हैं वो एंड यूज़र्स को टारगेट करते रहते हैं। कॉर्पोरेट डिफेंसेस लगाते हैं, जैसे कि फायरवॉल्स है, फायरवॉल एक, आप समझिए, एक वर्चुअल वॉल है। हाँ, उनके पास तो पूरी की पूरी टीम होती है, फिर कैसे अटैक हो जाता है? साइबर सिक्योरिटी टीम्स रहती हैं उनके पास, सारी टीम्स रहती है, लेकिन फिर भी, क्योंकि अगर कोई एक एडवांस, आप बोले, अब तो साइबर क्राइम एज अ सर्विस ऑफर किया जा रहा है हर जगह, वहाँ पे क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम एज अ सर्विस ऑफर करा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। डार्क वेब फोरम में आप जाइए, वहाँ पे एक इनफैक्ट एक प्रॉपर शॉप, जैसे आप फ्लिपकार्ट, ईबे पे जाते हैं और इनफैक्ट आप शॉपिंग करते हैं, वैसे एक फोरम खुलता है, वहाँ पे हर चीज़ का आप प्राइस है,
आप किसी का ईमेल एक्सेस करना चाहते हैं, ईमेल का पासवर्ड चाहिए, आपको $5 से $10 यानी ₹1000 के आसपास पे कीजिए, आपको ईमेल का पासवर्ड मिल जाएगा, ईमेल और पासवर्ड सब कुछ मिल जाएगा, सोशल मीडिया का पासवर्ड मिल जाएगा। या फिर आप किसी कॉर्पोरेट एंटिटी को अटैक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसे, अगर मेरा कोई राइवल मेरे कंपटीशन से खुश नहीं है तो ऐसा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप उसका भी टाइम है, स्लॉट है। जैसे आप 1 घंटा किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को डाउन करना है तो उसके लिए से आपको हार्डली 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया देना है। आप इमेजिन कीजिए, अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी, उसके लिए 1 घंटे अगर साइट डाउन हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान होता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, यानी एक साथ मल्टीपल लोकेशन से एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे अटैक्स होने लगे और वो वेबसाइट फिर आप बोले नेटवर्क ट्रैफिक इंक्रीज हो जाए, हाँ, और वो चोक हो जाए और फिर वो वेबसाइट ऑफलाइन हो जाता है। तो डीडोस अटैक्स, और ये सब सर्विस आपको लिस्टेड है, रैंसमवेयर भी वहाँ पे लिस्टेड है। आप चाहें तो मैलवेयर, स्पाईवेयर भी वहाँ से आप खरीद सकते हैं। अगर आप एक क्रिमिनल हैं और इस तरह का ये चीज़ करें तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है, ग्लोबली थ्रेट है ये डार्क वेब फोरम्स, जहाँ पे हर चीज़ मिलता है। इवन बैंड गुड्स, बैंड ऐसे कंटेंट जो कि लोग को नहीं देखना अलाउड है, जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कंटेंट, इट्स अ क्राइम। अगर आप सीसैम को आप देख रहे हैं या डाउनलोड करें, ये क्राइम है, लेकिन वो कंटेंट वहाँ अवेलेबल है, आप प्राइस पे कीजिए, आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो सेम वे कॉर्पोरेट नेटवर्क्स की अगर वापस जाए तो उसमें हर तरह की चीज़ें वहाँ पे लिस्टेड है कि आपको टारगेट क्या है, कंपनी कौन सी टारगेट है, कितने देर के लिए टारगेट करना है, क्या प्राइस है, आप प्राइस पे कीजिए और आप वो सर्विस, साइबर क्राइम क्रिमिनल्स वो सर्विस ऑफर करते हैं। तो आपने डार्क वेब की बात करी, मैं समझना चाहता हूँ डार्क वेब और डीप वेब, इनको ट्रैक क्यों नहीं कर पाते हम लोग? ट्रैक करते हैं। हाँ। अब ऐसा है कि आज के दिन में इंटरपोल बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, इंटरपोल, और ये कोऑर्डिनेशन हर कंट्री के साथ हो रहा है। भारत में भी आप देखिए I4C एक संस्था अब आ गई है MHA के अंतर्गत, और हर स्टेट के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो कि मिसिंग था पहले, अब ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है। इंटरपोल हर कंट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन कर रही है। तो बहुत सारे कैंपेन्स किए गए हैं, बहुत सारे इस तरह के फोरम्स को इनफैक्ट टेक डाउन करने की कोशिश की गई है और टेक डाउन भी किया गया है। लेकिन होता क्या है कि एक बार आप टेक डाउन कीजिए, ये लोग इतने स्मार्ट हैं कि आपको 1 घंटे के बाद फिर कुछ दूसरे नाम से वो फोरम फिर एक्टिवेट कर देते हैं। और इसमें सिर्फ वो डार्क वेब ही नहीं है, इनके चैनल सरफेस वेब पे भी है। मतलब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इनका नेटवर्क है, इनका इंस्टेंट मैसेजिंग एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स पे इनका नेटवर्क है, ताकि ये फोरम डाउन हुआ तुरंत वो नया लिंक टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सर्कुलेट होता है और वापस ये लोग दूसरे फोरम पे ज्वाइन कर देते हैं। तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, डिसरप्ट करने की कोशिश बहुत की जा रही है। और इसलिए ग्लोबल कॉपरेशन आज के दिन में बहुत ज़रूरी है, जो कि UN भी इस चीज़ को समझ रहा है, इंटरपोल भी हो रहा है, और अब इस पर बहुत सारे एक्शन लिए जा रहे हैं। अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूँ, जैसे हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक पावर ग्रिड हो गया, एविएशन सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर हो गया, और इन पर साइबर अटैक्स हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या कदम उठाना चाहिए और कितना खतरा है इस पे? इसमें मैं हमारे बहुत सारे कितना गंभीर मुद्दा है ये, मैं आपको एक रिपोर्ट में बताना चाहूँगा। हमारे सेक्टोरल हम रिसर्च करते हैं, यानी एक बैंकिंग एक सेक्टर को कभी हम उठाते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, पावर ग्रिड पे करते हैं, हर सेक्टर पे करते हैं रिसर्च। तो अभी रिसेंटली हमने एविएशन सेक्टर को अभी हमने देखा, और ये लास्ट ईयर हमने जून, जुलाई, अगस्त 3 महीना हमने मॉनिटर सेटअप किया। ये मॉनिटर कांस्टेंट चलते रहता है, बट हमने 3 महीने को एकदम पूरा रिसर्च किया। रिसर्च में हमने एक सेंसर पे ट्रैक किया कि किस तरह के अटैक्स आ रहे हैं, जो कि वो सेंसर एमुलेट कर रहा था कि वो एविएशन सेक्टर का एक एयरलाइन कंपनी है, और कहीं पे हमने दिखाया कि एयरपोर्ट है और ATCs है। तो हम हैकर्स को उस नेटवर्क के थ्रू ट्रैक करते हैं कि वो कौन से हैकर्स, और स्पेशली ब्लैक हैट हैकर्स, अगर अटैक करने की कोशिश करें, किस तरह से अटैक कर रहे हैं, क्या टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, अटैक का उनका पैटर्न क्या है, और किस तरह के मैलवेयर डिप्लॉय कर रहे हैं। ये हमारी एक इंटेलिजेंस होता है जो फर्दर हम शेयर करते हैं लोग को बताने के लिए। तो हम एक नेटवर्क का मैं बस ये बता रहा हूँ कि 3 महीने के अंतर्गत करीब 80,000 अटैक्स उस पर हुए, और ये अटैक्स बहुत सोफिस्टिकेटेड अटैक्स थे। AI का यूज़ किया गया था बहुत ज़्यादा अटैक करने के लिए, बॉटनेट का यूज़ किया गया था। बॉट नेटवर्क्स मतलब अलग अलग मशीन्स, मैं आपको जैसे बता रहा था IoTs के बारे में,
कि आपका रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन में इंटरनेट है, लेकिन अगर आप उसको सिक्योर नहीं कर रहे हैं तो साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, उसको हैक करके उसको अपने नेटवर्क से जोड़ लेते हैं और आपका रेफ्रिजरेटर जो आपके पास है वो अटैक करता है से किसी कॉर्पोरेट एंटिटी या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा ये वॉशिंग मशीन जो था ये आपके घर पे था और आपका नेटवर्क यूज़ किया गया था। तो सिमिलरली ये बॉट नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में फैले रहते हैं। तो ये बॉट नेटवर्क के थ्रू इनफैक्ट अटैक्स किए गए, कहीं कहीं बॉट नेटवर्क डिप्लॉय भी किया गया। मतलब ये इन कंपनीज में लोग हैक करते हैं, हैक करके उनके नेटवर्क को हैकर्स कनेक्ट करके उसमें चुपचाप एक मैलवेयर डाल के वो सुनते रहते हैं कि वो क्या डेटा, क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो अटैक करते हैं। तो ये था, हमने मॉनिटर किया, थ्रेट इंटेलिजेंस हमारा एक सर्विस है, उसके तहत हमने देखा कि कहाँ कहाँ इन कंपनीज के, इंडियन एयरलाइन कंपनीज, मैं बाहर फॉरेन एयरलाइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा एयरलाइन कंपनीज का, बट ऑलमोस्ट जितने भी मेजर एयरलाइन कंपनीज है सब के साथ हमने देखा कुछ ना कुछ यूज़ है। कहीं पे डेटा ब्रीच है, लोग यूज़र, जैसे हम जाते हैं प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर करते हैं, अपने अकाउंट क्रिएट, वो प्लेटफॉर्म हमारा डिटेल्स, नाम, हमारा ईमेल, हमारा इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज लीक में हमें मिला, वहाँ पे बॉट नेटवर्क्स का हमें इशू दिखा गया, रैंसमवेयर का इशू देखा गया। तो इस तरह के बहुत कॉमन अटैक्स है जो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहे हैं। तो ये एविएशन का, बट सिमिलर चीज़ अगर बात करें तो आपका पावर, एनर्जी सेक्टर इज हाईली हिट। एनर्जी सेक्टर पे भी बहुत अटैक हो रहा है, क्योंकि आप समझे कि ये अटैक्स बहुत सोफिस्टिकेटेड है। अगर ये अटैक्स, तो साइबर अटैकर्स को क्या फायदा हो? साइबर अटैक बहुत बार कंट्री स्पॉन्सर्ड अटैक भी होता है। ओके। तो नेशन स्पॉन्सर्ड अटैक होता है कि नेशन अटैक करता है ताकि इन टाइम्स, जैसे कहीं कुछ हमारे साथ, जैसे आप यूक्रेन रशिया की बात करें तो इश्यूज हुआ, तो आप देखिए साइबर मीडियम से हर चीज़ स्टार्ट हो गई, ड्रोन्स का यूज़ होने लगा, और उसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने का कोशिश करता है ताकि बैंकिंग सिस्टम ऑफलाइन हो जाए, पावर ग्रिड को हैक करके ताकि ब्लैकआउट हो जाए सिटी में। तो जैसा आप मूवीज़ में देखते हैं वैसा चीज़ इन रियलिटी भी हो रहा है आज के दिन में। मूवीज अब इन रियलिटी होने लगी, इन रियलिटी फिक्शन नहीं रहा। एग्जैक्टली, तो पूरे अब फिक्शन नहीं है। मैं उसका एग्जांपल देते हैं, 2007 में डाई हार्ड 4 में ये चीज़ दिखाया गया था कि ट्रैफिक लाइट्स हैक हो रहा है, एटीसीज हैक हो रहा है, पावर ग्रिड हैक हो रहा है। आज के दिन में इट्स ऑल रियल, और ये चीज़ किया गया है। हमने भी बहुत सारे केसेस देखे हैं, सुने हैं, आपने भी सुने होंगे, जहाँ पे चाहे रेलवे नेटवर्क की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, एम्स के बारे में आपने सुना कि, और इससे क्या होता है, पब्लिक के बीच में एक तरह का अनरेस्ट होता है। अगर कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन होता है और एक्सेसिबल नहीं होता है तो हर किसी को इफेक्ट करता है। हमने तो ये अगर एयरलाइन की बात करें तो जैसे वो बॉम्ब स्केयर वाला के चलते आप देखिए कितना इश्यूज क्रिएट हुआ, फ्लाइट्स डिलेड हो रहे हैं, पैसेंजर्स को कितना इश्यूज हो रहा है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम। तो इस तरह से देखा जाए तो ग्लोबली इस तरह का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करके एक कंट्री को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है, और इसलिए अटैकर्स करते हैं। तो बहुत बार फाइनेंशियल तो मोटिव रहता ही है। फाइनेंशियल तो एक अहम, कि आपका सिस्टम हैक कर लिया, रैंसमवेयर डिप्लॉय कर दिया, अब बोलेंगे कि आप पैसा दो तभी आपको डेटा मिलेगा, और बहुत बार कंपनीज पे करती हैं, पैसा पे करती हैं क्योंकि उनका पूरा डेटा बैकअप सिस्टम भी हैक कर लेते हैं। तो लोग पैसा पे करते हैं ताकि मैं डेटा मिल जाए। क्रिटिकल सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अच्छा, आपने एक टर्म यूज किया था ब्लैक हैट हैकर, तो ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं? अगर हैकर्स की बात कर लें, और ये बहुत दिन से इनफैक्ट इस चीज़ को बता रहे हैं, मैं अपना करियर हैकिंग से स्टार्ट किया। अच्छा, आपने हैकिंग से? तो मैं हैकिंग एक हैकर के फॉर्म में आया, और लेकिन लोग मीडिया अगर बात करें और लोग की बात करें तो लोग हैकर्स को बहुत नेगेटिव समझते हैं जी। बट मैं आपको बता दूं, जो भी जैसे स्टीव जॉब्स फॉर एग्जांपल, एप्पल, वो भी एक हैकर थे। तो हैकर्स आर जनरली रिसर्चर्स, लेकिन कैटेगरीज ऑफ हैकर्स, एक होता है वाइट हैट हैकर या एथिकल हैकर। वो मैं वाइट हैट हैकर हूँ। वाइट हैट का मतलब कि हम एक अच्छे कॉज के लिए हम काम करते हैं, हम कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को मदद करने के लिए, हम नॉलेज हमारे पास वो है जिससे हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हम मदद करते हैं जी। एक दूसरा कैटेगरी ऑफ हैकर्स है ब्लैक हैट हैकर्स, जो कि अब जितना भी डिस्ट्रक्टिव काम, इलीगल काम और इस तरह का करते हैं वो ब्लैक हैट हैकर हो सकता है। और एक कैटेगरी होता है ग्रे हैट। तो ये तीसरा कैटेगरी है। ग्रे हैट हो गया मिक्सचर ऑफ अ व्हाइट हैट और ब्लैक हैट। तो अच्छा, आपने बात करी थी पैटर्न्स के बारे में, तो जो अभी साइबर अटैक्स हुए थे उनमें किस टाइप के पैटर्न्स नजर आ रहे थे? पैटर्न्स इसमें जैसे कि मैं बताया, रैंसमवेयर एक की पैटर्न था। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, डीडॉस करने की कोशिश की गई थी। ब्रूट फोर्स करने की। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है कि आपका
कॉन्स्टेंटली पासवर्ड ट्राई किया जाता है हैक करने का। ओके जैसे अटेम्प्ट्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने की कोशिश कि आपका सिस्टम हो गया यूजर नेम एडमिन, अब उनके पास स्क्रिप्ट्स रहते हैं जो कॉन्स्टेंटली ट्राई करते हैं नए नए पासवर्ड्स, और पासवर्ड एक्सेस मिल गया तो उनके सिस्टम में घुस जाते हैं। एक मेजर इशू जो हमने देखा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली, कि लोग अभी भी एज ओल्ड मतलब मैं बात करूं कि टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। सिक्योरिटी डिफेंसेस जो हैं कि उनको अभी अप टू डेट, अब एआई बेस्ड डिफेंसेस का ज़माना आ गया, तो एआई का यूज़ करना है, एआई के सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स डिप्लॉय करना, थ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो अभी उस तरह का अभी लोग अपग्रेड नहीं किए हैं। और छोटी छोटी चीज़ जैसे कि पासवर्ड, जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आता है कि यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, जी ये अभी भी बहुत लोग के सिस्टम में देखा गया कि वो एडमिन किया गया, तो वो इजीली हैक हो जाता है। हैक करके और वहाँ पे हमने ये देखा कि बॉट नेटवर्क, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, कि लोगों ने बॉट नेटवर्क से उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को हैक कर लिया। जैसे एम्प्लॉय का कंप्यूटर हैक करके उनके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनके कंप्यूटर से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो कंप्लीट एक्सेस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबल था। तो ये सब कुछ की अटैक्स हमें दिखे। फिर डेटा ब्रीचेस हमें देखने को मिला। बहुत सारे सिस्टम्स जो ये डेटा ब्रीच या इनफैक्ट जो बॉटनेट के शिकार हुए, वो इसलिए शिकार हुए क्योंकि सिस्टम अप टू डेट नहीं थे। उनके जो विंडोज़ मशीन अगर यूज़ कर रहे हैं या ओपन सोर्स यूज़ कर रहे हैं, वो अप टू डेट नहीं थे। पुराने सिस्टम्स को, लेगेसी सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हैं, उसको पैच नहीं कर रहे हैं, सिक्योर नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उनका अटैक हुआ। और फायरवॉल्स और जो भी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो इस तरह के सिक्योरिटी सॉल्यूशंस डिप्लॉय किए हैं, तो उसको सिक्योरली कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ था। तो आप कोई चीज़ है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया एंटीवायरस, आप एंटीवायरस को डाउनलोड करना ही से आप ये ना समझे कि आप सिक्योर हो गए। उस एंटीवायरस में कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स करना पड़ता है, वो जब तक आप वो सेटिंग्स इनेबल नहीं करेंगे तब तक आप सिक्योर नहीं है। तो सेम चीज़ एक फायरवॉल, एक इंडस्ट्री ग्रेड में अगर बात करूं, तो वहाँ पे फायरवॉल्स, यूटीएम्स और जो थ्रेट मैनेजमेंट के जो भी डिवाइसेस है, उनको सिक्योर करने की ज़रूरत है, उनको समय समय पे अपग्रेड बिल्कुल अपडेट और राइट सेटिंग्स करने की ज़रूरत है। जी अच्छा, आपने पासवर्ड की बात करी, हाँ। तो सपोज क्या होता है कि एक कॉमन आदमी एक बार एक पासवर्ड चेंज करता है, उसको 6 महीने 1 साल जिंदगी भर भी चलाते रहते हैं, कुछ लोग 5-5 साल भी चलाते रहते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि पासवर्ड को कब और कितनी टाइम में चेंज करते रहना चाहिए। ये अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पासवर्ड एक है ना, सिक्योरिटी और कन्वीनियंस को देखा जाता है कि आप लोग को चुनना पड़ता है कि आपको कन्वीनियंस लाइफ में चाहिए या सिक्योरिटी चाहिए। अगर मैं एक एक्सपर्ट के अगर मैं आंसर करूं कि एज ए एक्सपर्ट मैं सजेस्ट करूंगा हर महीने आप पासवर्ड चेंज कीजिए, बट ये कन्वीनियंट नहीं होगा कि हर महीने आप पासवर्ड चेंज कर रहे हैं फिर याद कर रहे हैं। लोग ये क्या करते हैं, फिर एक डायरी मेंटेन करते हैं, उस डायरी में लिखना स्टार्ट कर देते हैं पासवर्ड, और फिर वो डायरी कल को गुम हो जाती है तो उनका सारा अकाउंट रिवील हो जाता है। तो मेरा सजेशन होगा कि पासवर्ड हर महीने नहीं, अगर हो पा रहा है तो एटलीस्ट 6 महीने में ज़रूर बदल लें और कोशिश करें। इसमें आपका फ़ोन का पिन, लैपटॉप पिन, सब कुछ पासवर्ड्स के अंदर अंतर्गत आता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चाहे पिन नंबर हो आपका, चाहे आपका ईमेल का पासवर्ड हो, चाहे सोशल मीडिया का या बैंक अकाउंट का, आपको बदल लें। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताऊंगा कि पासवर्ड का लेंथ इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पासवर्ड बदल रहे हैं लेकिन पासवर्ड आप लिख रहे हैं ABC 1 2 3 या अपने नाम से कर लिया, या बाइक नंबर, कार नंबर, प्लीज़ अवॉइड, वो सब चीज़ ईजी हैक हो जाता है। और खास करके 8 कैरेक्टर से नीचे का, 8 कैरेक्टर से ऊपर है, मिक्सचर ऑफ अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स है, तब फिर उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है एक क्रिमिनल के लिए हैक करना। एक और चीज़, पासवर्ड्स की जब बात उठी है तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ऐसा एक प्रैक्टिस देखा गया है, और ये हमने अभी रिसेंट स्टडी में भी हमने मेंशन किया था कि लोग एक पासवर्ड सारे अकाउंट्स में यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ तो उस पिज़्ज़ा कंपनी वाली वेबसाइट का भी सेम पासवर्ड, मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ तो उसका भी पासवर्ड वही सेम पासवर्ड। ईजी रहता है ना याद करने, ईजी रहता है, एक्सेस करने में ईजी रहता है। बिल्कुल। तो अब रीज़न देखिए, मैंने अभी मेंशन किया एयरलाइन कंपनीज, ब्रीच में आपका पासवर्ड भी चला गया, आपका ईमेल भी चला गया। तो अगर आपका ईमेल, आपका पासवर्ड इस ब्रीच के फॉर्म में अटैकर के पास लग जाता है तो उसको 1 सेकंड लगेगा आपके ईमेल अकाउंट में हैक करने। तो इसलिए लोग अचानक से शॉक हो जाते हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं, लिंक पे क्लिक किया, मेरा इंस्टाग्राम कैसे हैक हो गया। इसलिए हैक हो गया कि कहीं ना कहीं उनका जो डेटा जो है कहीं ब्रीच हुआ होगा,
और जनरली जो लोग जो प्रैक्टिस रखते हैं कि सेम पासवर्ड रखा हो, तो लोग वही उस पासवर्ड से क्रिमिनल ने लॉगिन कर लिया और एक्सेस कर लिया अकाउंट। तो डिफरेंट पासवर्ड फॉर डिफरेंट अकाउंट रखना ज़रूरी है। कुछ जैसे बैंकिंग और सेंसिटिव जो भी अकाउंट्स है उसका एक अलग पासवर्ड रखें, और जो जनरल रूटीन ब्राउजिंग वाले हैं उसका पासवर्ड आप अलग रखें। तो ये एक अच्छा, मैं एक और चीज़ समझना चाहता हूँ, क्योंकि हम नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, कॉमन आदमी से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं, तो हमारे देश की जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आई ऑफ कोर्स होंगी, उनको किन क्षेत्रों में ज़्यादा गंभीर ध्यान रखना चाहिए कि ये क्षेत्र ज़्यादा वनरेबल है साइबर अटैक के मामले में? अगर बात करें अगर प्रायोरिटी की गवर्नमेंट के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि आपका कंट्री जो है किसी तरह का, जैसे मैं पावर की बात हो गया, एनर्जी हो गया, रोड्स की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, हेल्थ केयर सिस्टम्स की बात करें, ये सब क्रिटिकल सेक्टर है। इसको एविएशन की बात करें, ये इसको सिक्योर रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा इवन एंड यूज़र्स को सुरक्षित रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप सोच रहे हैं एज ये एंड यूज़र कि हमारा फ़ोन में तो बस कुछ नहीं है, हमारे फ़ोन में तो कोई हैक करके क्या मिलेगा, जनरली इस तरह का नोशन रहता है। लेकिन मैं आपको जैसा बता रहा हूँ कि अटैक्स बहुत सोफिस्टिकेटेड आज के दिन में हो गए हैं। आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा कि वर्क फ्रॉम होम का मैसेज आएगा कि घर बैठे 2000 से 5000 कमाएं। ये बहुत कॉमन मैसेज है, शायद आपको भी आया होगा। बिल्कुल से। अब इस मैसेज के थ्रू एक लिंक नीचे रहता है कि इस ग्रुप को ज्वाइन करें। Yes. आप जैसे उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो वो एक मैलवेयर लिंक होता है और आपके फ़ोन को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। आपके फ़ोन में अगेन मैलवेयर, बॉट नेट, अगेन अगर उसको सिंप्लीफाई करते तो इस टाइप की ऐड से सावधान रहना चाहिए। सावधान। और नेशनल सिक्योरिटी कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये क्या होता है, कुछ हमारे आसपास के एनिमी कंट्रीज इस तरह का कैंपेन्स रन करते हैं। आप उस लिंक पे क्लिक किए, लिंक से अब जैसे ही आपका फ़ोन हैक हो गया, आपका फ़ोन जुड़ जाता है उस कंट्री के नेटवर्क से, और फिर आपका ही फ़ोन, आपका ही डिवाइस फिर आपके कंट्री को अटैक करने के लिए यूज़ होता है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, इट्स नॉट जस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड का, फाइनेंशियल फ्रॉड से ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन है। इसलिए हम सबको सजग रहने की, और गवर्नमेंट का एक मेजर रोल बनता है कि एंड यूज़र्स को भी सिक्योर रखना। और मुहिम चल रही है, बहुत सारी चल रही है, लेकिन ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या आपको लगता है कि अब हमें एक साइबर डिफेंस फोर्स बनाना चाहिए, ऐसा कुछ बिल्कुल जैसा बाकी देशों में है? एकदम आपने एकदम सही बोला। ये एक साइबर डिफेंस फोर्स ऐसे है इंडिया में, फोर्स ऑलरेडी है, लेकिन कम्युनिटी को भी सामने आना पड़ेगा, इस फोर्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कम्युनिटी को बनना पड़ेगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी अगर मैं बोलूं कि ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो गलत होगा। ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पे गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमिया, एनजीओज और आम जनता सब साथ में आए और सब एक इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना हाथ बटाए। अब यहाँ पे कम्युनिटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का रोल कैसे आ जाता है कि अगर हम वहाँ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं ऑन द ग्राउंड, हमें मालूम है, जैसे मैं झारखंड में हूँ या मैं वेस्ट बंगाल में हूँ या उड़ीसा में हूँ, किसी भी ईस्टर्न स्टेट्स या नॉर्दर्न स्टेट्स में, तो मुझे मालूम है कि कम्युनिटी में किस तरह के फिशिंग मैसेज, किस तरह के स्पैम मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं। मुझे मालूम होगा कि किस तरह में ट्रैप में लोग फंस सकते हैं। तो एक तो मैं लोगों को जागरूक बनाऊंगा, दूसरा उसी माध्यम से मुझे पता चलेगा कि किस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, जिसके बारे में सरकार को भी बताया जा सकता है और एजेंसीज को बताया जा सकता है, ताकि वो क्विकली एक्ट करें। अभी साइबर कमांडोज लॉन्च हो चुका है, एमएचए ने साइबर कमांडोज लॉन्च किया हुआ है। हर स्टेट में ये साइबर कमांडोज क्रिएट किए जा रहे हैं और साइबर वॉलंटियर्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं, ताकि इस चीज़ को इस इश्यूज को एड्रेस करें। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है ये, मतलब मैं इतने लोग हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इसमें हम सबको मिलके ही अगर हम साथ में आएंगे तभी इसको काउंटर किया जा सकता है। अब बात करते हैं एआई की। हमने अभी आपके डिस्कशन में एआई के बारे में सुना, तो मैं समझना चाहता हूँ कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किस तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं और ये एआई एक आम आदमी को कैसे इम्पैक्ट करेगा? राइट। अब एआई का सबसे बेहतर मैं आपको जेन एआई से स्टार्ट करता हूँ। जेन एआई का एग्जांपल देता हूँ। जेन एआई क्या है? हाँ, जेन एआई आपको चैट जीपीटी, आप सब चैट जीपीटी के बारे में सुने होंगे। अभी से 2 साल पहले किसी को चैट जीपीटी के बारे में मालूम नहीं था। आज हर कोई चैट जीपीटी यूज कर रहा है। तो दैट्स हाउ एआई का यूज हो रहा है। एआई का बहुत पॉजिटिव यूज केसेस है, अगेन हेल्थ केयर में और इनफैक्ट इंडस्ट्रीज में एआई का अलग अलग बहुत पॉजिटिव यूज केसेस है। लेकिन नेगेटिव यूज केस कैसे आ रहा है, जब एआई को लेकर के आप डिफेक्ट्स बना रहे हैं।
डीप फेक का, एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हैं। अभी एक बीच में एक सेलिब्रिटी को टारगेट किया जा रहा था रिसेंटली, वेरीफाइड अकाउंट बना करके एआई अकाउंट्स का उनका इमेज बना करके उनके कुछ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया जा रहा था। उनका वीडियोस को इसे वॉइस क्लोनिंग पॉसिबल हो जाता है, ऑडियो वॉइस हो गया, चाहे फेस क्लोनिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल एआई के मदद से। तो एआई बेस्ड मिसयूज और एआई बेस्ड हार्म्स बहुत आ रहा है। एआई से कम्युनिटी को इम्पैक्ट किया जा रहा है, फॉल्स फेक न्यूज़ सर्कुलेट किया जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे कैंपेन्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं जिससे आम जनता के बीच में एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो और वो इस तरह के स्कैम्स, फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स में इस तरह से फंसे वहाँ पे। तो क्या एआई का यूज करके इन फ्रॉड से बचा भी जा सकता है? बिल्कुल, एआई का यूज इसलिए अभी जो कंपनीज हैं, इवन साइबर सिक्योरिटी कंपनीज है, वो एआई बेस्ड टूल्स को लॉन्च कर रही हैं। अच्छा, अपने जो प्रोडक्ट्स है, जैसे मैं अभी इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन की बात कर रहा था, अब एआई बेस्ड इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशंस आ रहे हैं जो कि आप पैटर्न डिटेक्ट करके या इस तरह के कोई भी कंटेंट को डिटेक्ट करके आप इमीडिएटली अलर्ट दे सकते हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट है trusttrace.net जो कि हम कम्युनिटी को भी अब रिलीज करने वाले हैं। एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हमने बताया, अब एआई का ही हम यूज़ कर रहे हैं, बट उसमें कम्युनिटी को कैसे मदद कर रहा है कि आप जैसे आपके पास कोई डीप फेक वीडियो आया या मैसेज आया या एक वॉइस क्लिपिंग आई, तो आप उस कंटेंट को वेबसाइट पे डाल करके वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जेन्युइन मैसेज है या फेक मैसेज है। वहाँ प्रोबेबिलिटी आ जाती है, जैसे 88% वो बता दे कि ये एक डीप फेक वीडियो या एआई जनरेटेड कंटेंट है। एक बार दोबारा से उस ऐप का नाम बता सकते हैं? ट्रस्ट ट्रेस नाम है। ट्रस्ट ट्रेस के मदद से ये हम एक यूनिवर्सिटी शाइन एंकर कच्ची इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ हमने इसको डेवलप किया है और ये ऑलरेडी वेबसाइट trusttrace.net.in पे वहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे लोग जा करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी हाल ही में देखा कि एआई से फ्रॉड बॉट्स बना लेते हैं लोग और उसके बाद ऑटोमेटेड साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो मैं उसके बारे में समझना चाहता हूँ कि ऑटोमेटेड साइबर क्राइम्स कैसे हो रहे हैं? ऑटोमेटेड साइबर क्राइम्स, जैसे कि मैं आपको वही एग्जांपल दिया, IVR कॉल्स नहीं, सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर एग्जांपल, कि इस तरह के अकाउंट्स क्रिएट कर दिए जा रहे हैं, बॉट्स करके फेक अकाउंट्स क्रिएट कर लिए जा रहे हैं और कैंपेन्स रन किया जा सकता है। जैसे कोई सेलिब्रिटी है या एक पॉपुलर फिगर है, और इवन अगर उनको हटा, अगर कोई मान लीजिए एक कंपनी है, तो एक कंपनी को, एक इंडिविजुअल को डिफेम करने के लिए सोशल मीडिया पे इजीली इन बॉट्स का यूज़ करके कैंपेन्स किया जा रहा है। और बहुत बार ये वेरीफाइड अकाउंट, अभी ये एक्स पे बहुत देखा गया है कि एक्स पे ये अकाउंट वेरीफाइड अकाउंट है, आपको टिक भी मिलेगा और उस अकाउंट से इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन और फेक कैंपेन स्प्रेड हो रहे हैं यहाँ पे। और अगेन फिशिंग लिंक्स भी हैं इसमें, बाय द वे, कि नॉट जस्ट कि एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया जा रहा है, अगर आप इस लिंक्स पे क्लिक कर रहे हैं या उस पोस्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो अगेन आपको फर्दर हार्म हो रहा है। जो मैंने तरीके बताए कि मैलवेयर डाउनलोड हो जाएगा, फ़ोन का कंप्लीट एक्सेस उनको मिल जाएगा, आपके माइक्रोफोन का एक्सेस मिल जाएगा, आपके वीडियो का एक्सेस, इवन चैट्स जो व्हाट्सएप चैट्स कर रहे हैं, सब चीज़ का कंप्लीट एक्सेस फ़ोन आपको एक साइबर क्रिमिनल को मिल जाएगा। अच्छा सर, शो को ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो दर्शक आपको और मुझको सुन रहे हैं, हमारे शो को देख रहे हैं, उनको कुछ साइबर टिप्स बताते जाइए कि वो कैसे सेफ रहें, सुरक्षित रहें इस साइबर वर्ल्ड में। टिप्स के माध्यम में मैं इनफैक्ट अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एक मैं बताऊंगा कि सबसे पहला कि प्लेटफॉर्म्स जिस पे भी दर्शक हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म है, तो उसमें पहले तो अपने प्लेटफॉर्म में सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करें। प्रिवेसी फीचर्स को इनेबल करना होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाने की ज़रूरत है। जैसे आपका पासवर्ड हैक हो गया तो एक OTP फिर भी आपके फ़ोन पे आया, अपने अकाउंट को एक्सेस कर लें, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, जो भी पासवर्ड आप करें वो सेफ एंड सिक्योर हो। कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी अनजान लोगों से अगर आपके पास कोई लिंक आए, मैसेज आए, या आपके जान पहचान से भी हो सकता है कभी कोई मैसेज आए, तो उस पर क्लिक नहीं करना है, या क्लिक करने पे नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा, जो भी डिवाइस आप एक्सेस कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म हो गया, दूसरा जिस डिवाइस पे आप एक्सेस करें उस प्लेटफॉर्म को, उस डिवाइस को भी सुरक्षित रखने की कोशिश करें, ताकि उस डिवाइस को भी अप टू डेट कॉन्स्टेंटली रखें। कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, एप्पल हो, उसको अप टू डेट रहना है। उसमें एक एंटीवायरस या इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन रहना चाहिए, वो डिवाइस लॉक रहना चाहिए। और कभी भी आप ओपन पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट पे हो, कॉफ़ी शॉप में हो, तो वहाँ फ्री वाईफाई नेटवर्क से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि अगर आप फ्री वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका कोई
पूरा डेटा भी देख सकता है कि आप क्या कर रहे हैं। बहुत बार लोग रोग एक्सेस पॉइंट सेटअप करते हैं, T3 पे जाएंगे, वहां पे एक क्रिमिनल अपना खुद का नेटवर्क बना लेगा, T3 फ्री वाईफाई। सोच समझ के नेटवर्क को यूज करने की जरूरत है, क्योंकि अब अगर आप रोग नेटवर्क में कनेक्ट कर गए तो अगेन आपको नुकसान बहुत पहुंच सकता है। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN, इस चीज को ध्यान में रखें। जो भी इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें उसमें इनबिल्ट ये फीचर रहेगा। जैसे VPN क्या होता है, मैं थोड़ा विस्तार से समझना चाहूंगा। VPN ये होता है कि आप जैसे एयरपोर्ट का एग्जांपल, मैं एयरपोर्ट पे गया, फ्री वाईफाई मुझे मिला, मैंने कनेक्ट कर लिया। अब जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ वो हर चीज एयरपोर्ट के जो भी एडमिन है वो देख सकते हैं कि मैं कौन सी वेबसाइट खोल रहा हूँ, कितने देर में उस वेबसाइट पे हूँ। मैं हर एक एक्टिविटी को और जो भी सिक्योरिटी हेड होगा वो देख सकता है, एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। तो अगर मेरे को अपने आप को अपना इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखना है, प्राइवेसी मुझे चाहिए, तो VPN को एनेबल कर दें। VPN क्या करता है कि VPN एक टनल क्रिएट कर देता है, सिक्योर टनल। नेटवर्क वही है लेकिन एक सिक्योर टनल से जाएगा और वो एनक्रिप्टेड टनल होगा। तो आप जो भी डेटा आप एक्सेस कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, वो अगला किसी को नहीं दिख पाएगा कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एयरपोर्ट से पब्लिक प्लेस में नहीं, अगर आप अपने घर पे भी आप इंटरनेट कनेक्शन, आप पब्लिक इंटरनेट यूज कर रहे हैं, BSNL हो गया या कोई भी नेटवर्क यूज कर रहे हैं, एयरटेल यूज कर रहे हैं, तो उस पे भी एक अच्छा एडवाइस होगा कि आप VPN का यूज करके एक्सेस करें, ताकि आप सेफ, सिक्योर और आपका डेटा जो भी है वो आपको प्राइवेट रहे। पर हम अपने फोन पे कैसे करें? सेम VPN आपको बस इनेबल, आपको एक सिंपल ऐप की जैसे आपको बस कनेक्ट पे क्लिक करना है, कनेक्ट सामने हो जाएगा और VPN आपका स्टार्ट हो जाए सर्विस। और जब भी आपको लगे, और खास करके आप जब बाहर ट्रैवल करते हैं दूसरे देश में इनफैक्ट लॉज भी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बहुत सर्विलेंस में बहुत सारा वो हर एक ट्रैफिक डेटा को स्टडी भी करते हैं। तो वहाँ आप जब भी फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो ये मस्ट चीज़ है कि आप VPN को इमीडिएटली एक्टिवेट कर लें। और जब आपका वापस आ जाए, जब भी आपको लगे कि आप रूटीन ब्राउजिंग या आप बहुत सिक्योर कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो कि आपको सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, तो आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अच्छा सर, हम भविष्य के साइबर फ्रॉड्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने क्वांटम का बड़ा नाम सुना है, क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम AI। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्वांटम कंप्यूटर्स जब आएंगे या क्वांटम AI जब डेवलप हो जाएगा तो किस तरह का डिस्ट्रप्टिव होगा? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आगे, अगर बात करें लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस या सरकार के लिए, कि इस तरह के जो टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उसको रोकना तो पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होगा, लेकिन हमें आज का जो भी इंक्रिप्शन, आज का जो भी सिक्योरिटी है, जो भी हम सेफ्टी, जैसे मैं अभी सेफ गार्डिंग बता रहा था, ये ऑब्सोलीट हो जाएगा, ये ओपन बुक हो जाएगा। जो भी हम सिक्योरिटी इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं ये इजीली क्रैक हो जाएगा क्वांटम टेक्नोलॉजी से। सर एक एग्जांपल, जैसे व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप हम मैसेज करते हैं, एनक्रिप्टेड का आता है, तो क्या वो क्वांटम से डिक्रिप्ट हो जाएगा? बिल्कुल। क्या मेरा बैंकिंग पासवर्ड, बाकी सारी चीजें बहुत इजीली डिक्रिप्ट हो जाएगा? एकदम। तो आज का जो भी आप एनक्रिप्शन एल्गोरिदम ये यूज कर रहे हैं वो क्वांटम सेफ एल्गोरिदम नहीं है, उसको इजीली क्रैक किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। तो इसलिए अब जो भी कंट्रीज हैं, अभी जैसे भारत सरकार भी नेशनल क्वांटम मिशन की स्थापना इसलिए की है ताकि हम पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पे काम करें, पोस्ट क्वांटम सेफ एप्लीकेशंस पे काम करें। तो अब जो भी एप्लीकेशन, जैसे आप व्हाट्सएप का एग्जांपल किया, व्हाट्सएप को भी क्वांटम सेफ एल्गोरिदम्स पे काम करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही क्वांटम आए तो हमारे जितने भी कन्वर्सेशन है ये सब है तो ये इजीली डिक्रिप्ट ना हो और वो सेफ रहें, सिक्योर रहें फ्रॉम एनी ऑफ द क्वांटम अटैक जो फ्यूचर में आ सकते हैं। सर एक और चीज़ समझना चाहूँगा, अब क्वांटम पे जितने भी देश हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम इस रेस में कहाँ पे खड़े हैं? हम इस रेस में आ चुके हैं, बट रेस में सबसे आगे क्वांटम के क्षेत्र में US है और चाइना है। ये दो कंट्रीज बहुत आगे चल रहे हैं और भारत सरकार भी बहुत ही इन्वेस्ट कर रही है क्वांटम और AI मिशन बोथ। अभी हमारा नेक्स्ट, अब पेरिस AI समिट में हमने देखा PM ने अभी नेक्स्ट AI समिट हम ही यहाँ पे इंडिया में होस्ट करेंगे। तो AI क्वांटम मिशंस दोनों में हैवी इन्वेस्टमेंट हो रही है और जितने भी एकेडमियाज हैं, अभी एकेडमियाज को एक मेजर इंटरफेस बनाया जा रहा है ताकि रिसर्च हो पाए। और क्वांटम स्टार्टअप्स जो कि अभी इंडिया में बहुत गिने चुने क्वांटम स्टार्टअप्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटम स्टार्टअप्स को ऐड किया जा सके ताकि इस तरह के टेक्नोलॉजी, चाहे वो
क्वांटम कम्युनिकेशन की बात करें, क्वांटम इंक्रिप्शन की बात करें, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की बात करें जिसको PQC बोलते हैं, और इनफैक्ट और भी 5G कोर और अलग अलग जगह पे जहाँ पे क्वांटम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उस पे अब हमारे यहाँ रिसर्च होना स्टार्ट हो गया है। एंड प्रॉब्ली आने वाले कुछ सालों में हम भी एक उस जो भी लीग चल रहा है उसमें भारत भी लीडिंग कंट्री होगा क्वांटम के क्षेत्र में। ग्रेट सर, एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा, यंग माइंड्स जो साइबर सिक्योरिटी में कैरियर बनाना चाहते हैं, हाँ। वो कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं? कैरियर बनाने के लिए हमारा एक सिंपल सुझाव है कि शुरुआत करें एक किताब जो कि CBSE ने रिलीज की साइबर पीस के साथ। आप गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे CBSE स्पेस साइबर पीस, तो एक बुक आता है CBSE की वेबसाइट पे है, ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो साइबर सेफ्टी के बारे में बात करता है। उसमें हर तरह के सिनेरियो दिए हुए हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के, और लास्ट में साइबर स्किलिंग की भी बात की गई है। तो अब क्या है कि बहुत अब एकेडमियाज का जो है यूनिवर्सिटीज हैं वो प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं साइबर क्षेत्र में। जैसे रांची यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है 1 ईयर का ऑन साइबर सिक्योरिटी, IITs में कोर्सेज रन कर रहे हैं इस तरह के। तो हर अपनी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोर्सेज आने स्टार्ट हो गए हैं। और साथ ही आप साइबर पीस में भी आप रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फुल फ्लेजेड हमारा साइबर रेंज है जहाँ पे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं AI में, ड्रोन्स में, साइबर सिक्योरिटी में। साइबर सिक्योरिटी में भी IT और OT, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा क्षेत्र है। एक होता है IT सिक्योरिटी, दूसरा होता है OT सिक्योरिटी। OT होता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर साइट, जिससे कन्वर्जेंस सिस्टम, जिससे आप बड़े बड़े हैवी मशीनरीज को कंट्रोल करते हैं, जो कि आज के दिन में उस पे अटैक्स बहुत हो रहे हैं, पावर ग्रिड्स का जो हमने चर्चा की थी। तो ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, और यहाँ पे क्या है कि आपको चुनाव करने की ज़रूरत है कि आप किस जगह जाना चाहते हैं। क्या आप IT साइड में जाएंगे, OT में जाएंगे, क्या आप मैलवेयर सिक्योरिटी में काम करेंगे, या आप फॉरेंसिक्स में जाएंगे। फॉरेंसिक जैसे पुलिस लॉ एनफोर्समेंट को फॉरेंसिक्स की जरूरत है कि क्राइम हो गया, अब क्राइम को हम कैसे इन्वेस्टिगेट करें, किस तरह से डेटा हम उसको स्टडी करें और फॉरेंसिक्स का रिपोर्ट रिलीज करें ताकि कन्विक्शन हो पाए। तो इस तरह से अब ये क्षेत्र बड़ा है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। नाइलेट के भी कोर्सेज हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है, नाइलेट के अंतर्गत भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। NSDC के अंदर प्रोग्राम चल रहे हैं। तो प्रोग्राम्स बहुत हैं, इंडिया में भी प्रोग्राम्स हैं, इंटरनेशनल भी प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन होगा शुरुआत आप उस बेसिक किताब से करें और धीरे धीरे आप फर्दर मूव करें इस पर्टिकुलर एरिया में। बाकी YouTube खजाना है आज के दिन में। आपको कुछ भी जानना है, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस, कंटेंट, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैं, जैसे बहुत सारे जो नामी सर्टिफिकेशन है, जो कि OSCP एक बहुत फेमस सर्टिफिकेशन है। तो उस तरह के सर्टिफिकेशंस हैं जो कि अवेलेबल हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आप एग्जाम्स दे सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।